सिंगल फेस फुल कन्वर्टर जो ब्रिज रेक्टिफायर है, कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है, उसकी एग्जांपल जो है वो इस स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी वर्किंग। कि ये एसी साइन वेव है, सोर्स जो है वो सिग्नल है वी, और आई जो है वो इनपुट सिग्नल है या आई एस हम उसको कह लें, और आउटपुट जो करंट होगा वो आई नॉट होगा। यहाँ पे जो लोड है वो हाईली इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड का मतलब ये है कि इंडक्टर जो है अपनी एनर्जी स्टोर करने के बाद जैसी पोलरिटी रिवर्स होगी सप्लाई की, तो इंडक्टर जो है उस वक्त डिस्चार्ज होगा। तो अब हम यहाँ इस तरह से यहाँ पे जो फुल कन्वर्टर है, इसको फुल कन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चारों जो है वो SCR थायरिस्टर हमने यूज़ किए, और चारों डिवाइसेस जो हैं उनमें जो गेट सिग्नल है उस पर डिपेंड करेगा करंट की कंडक्शन। तो फर्स्ट जो हाफ साइकिल है उसमें T1 और T2 जो है वो कंडक्ट करेंगे, और इसी तरह से सेकंड हाफ साइकिल जो होगा यानी नेगेटिव पीक, तो उसके लिए थायरिस्टर T3 और T4 जो है वो कंडक्शन में आएंगे। अब इस तरह का जो कन्वर्टर है वो टू कोऑर्डिनेट कन्वर्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव, और एक मोड के अंदर ये वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाते हैं जब इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, और करंट इसमें पॉजिटिव रहता है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर हम इसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो उसकी वजह से जो नेगेटिव वोल्टेज वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है कन्वर्टर बन जाएगा अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि डायोड जो है वो लोड के पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से अब इंडक्टर का जो इम्पैक्ट है ना वो ख़त्म कर देगा। अब इंडक्टर अगर अपनी पोलरिटी को रिवर्स भी करता है तब भी जो उसका वोल्टेज फैक्टर है वो बहुत ही माइनर होगा, क्योंकि उसके अक्रॉस डायोड लगा है, और डायोड जब कंडक्शन में होगा तो उस वक्त टोटल जो वी नॉट होगा वो डायोड VDM के बराबर होगा, और वो जस्ट 0.7 या उससे बिलो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि फॉर दिस पोजीशन यानी 0 डिग्री पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो फॉर दी पॉजिटिव जब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और जब यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो होगा नेगेटिव नेगेटिव पीक, और ये पॉजिटिव पीक सिग्नल सोर्स यहाँ पे अपीयर होगा। तो उस वक्त जो करंट की डायरेक्शन है वो ये होगी। ठीक है, और IT1 यानी वो करंट है जो कि T1 में से फ्लो करेगा और लोड में से होता हुआ ये करंट जो है वो ट्रेवल करेगा और T2 यानी थायरिस्टर 2 से फ्लो करता हुआ अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। तो फॉर दी पॉजिटिव साइकिल जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है सोर्स करंट की। अब सोर्स करंट है IS कह लें या I कह लें उसे, और जो लोड की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, और दिस इज I नॉट जो कि नीचे मेंशन है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें से ये कंडक्शन उस वक्त स्टार्ट होगी यानी एट सम अल्फा, यानी अल्फा 1 जो है ये वो फायरिंग एंगल है जो कि थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 को फायर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आप देखें कि 0 टू अल्फा नो कंडक्शन। ठीक है, अब V नॉट नेगेटिव क्यों है इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बट सिंपल इज दैट कि यहाँ पे इनिशियली जो थायरिस्टर 1 है और थायरिस्टर 2 है उसमें से कंडक्शन नहीं होगी। स्टार्ट में इनिशियल कंडीशन में हम सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उसको फायर नहीं करेंगे तो वो ऑन कैसे होगा। अब इस पार्ट के अंदर वो किस तरह से ऑन है और सप्लाई कर रहा है, इसके लिए हम जब आगे कंटिन्यूटी में इस पूरी साइकिल को अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये प्रीवियस पार्ट भी हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया इसे कि इसमें एक नो कंडक्शन, और जो वोल्टेज है वो राइज हो रहे हैं। VM जो है ये सप्लाई वोल्टेज है,
और राइज हो रहा है एट एल्फा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये कंडक्शन हो रही है, ठीक है, ये कंडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और थायरिस्टर का सिंपल आप इस तरह से समझें कि थायरिस्टर का जो भी पेयर वर्क कर रहा है वो साइनोसॉइडल वेव को मतलब पॉजिटिव पीक में कन्वर्ट करके लोड को यहाँ अप्लाई कर रहा है, ठीक है, पल्सेटिंग जो डीसी हम कहते हैं। तो चाहे ये वाले थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्शन करें या थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 जो है वो कंडक्शन करें, जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और इसी डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसी एल्फा अपीयर होगा तो जो वेव फॉर्म है वो इसको फॉलो करेगा, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म है उसको एट पाई तक तो वो फॉलो करेंगे, सिंपल इज दैट। तो यहां तक जो है वो कंडक्शन हो रही है सिंपल, और जो पोलरिटी है वी नॉट की वो है प्लस और माइनस, ठीक है। इसमें जो लीडिंग फैक्टर है आर एल लोड के अंदर इंडक्टर, क्योंकि हमने हाईली इंडक्टिव लोड कंसीडर किया है तो जो इंडक्टर की पोलरिटी है वही डेफिनेटली रेजिस्टेंस की पोलरिटी भी होगी। तो इंडक्टर जो है वो प्लस और माइनस है और उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जैसी पाई पर पहुंचा तो वोल्टेज अब यहां से रिवर्स हो जाएंगे। तो जैसे ही रिवर्स में होंगे तो रिवर्स में तो जो थायरिस्टर्स हैं वो कभी भी कंडक्शन नहीं करते हैं। तो उस पॉइंट पर जैसी वोल्टेज हम यहाँ पे जीरो देख रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है अब वो रिलीज होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ इसे और इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। तो अब जो बैक ईएमएफ को जब ये रिलीज करता है इंडक्टर तो इसकी पोलरिटी जो है वो उस वक्त जब थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 उनमें जो करंट सप्लाई है वो अब रिवर्स हो जाएगी। तो अब हम जो बात करें वो नेगेटिव पीक की बात करें तो यहाँ पे अब नेगेटिव सप्लाई आएगी यानी नेगेटिव पीक, और यहाँ पे अब ये पॉजिटिव पीक अपीयर हो गया, ठीक है। तो थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2 सडनली एकदम से जो है वो बंद नहीं होते। तो होगा ये कि उस वक्त अब जो एनर्जी रिलीज करेगा इंडक्टर वो सेम डायरेक्शन में ही करेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से होता हुआ ये करंट आगे जाएगा और सेम थायरिस्टर 2 में से होता हुआ जाएगा और जो सेकेंडरी वाइंडिंग से उसमें से ट्रेवल करता हुआ जो थायरिस्टर 1 है उसमें से फ्लो करेगा और साइकिल कंप्लीट कर लेगा यहाँ इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव तक आ जाएगा और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो IDM है, सॉरी IDM नहीं है, IEMF है, यानी बैक EMF की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर जो है जब वो एनर्जी रिलीज करता है और तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज स्टोर करने का वो डिपेंड करता है इंडक्टर की वैल्यू पर। तो हाईली इंडक्टिव लोड है तो इसी वजह से जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ जनरेट होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है करंट का वो इसी डायरेक्शन में होता रहेगा। मगर यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है वो ये कि इंडक्टर ने अब पोलरिटी जो है वो रिवर्स कर ली है, तो लीडिंग फैक्टर जो है वो इंडक्टर का है, तो जिसकी वजह से जो वी नॉट है अब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और ये उस वक्त तक रिलीज होती है जब तक उसकी वैल्यू मौजूद है और या फिर हमने जो थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 है उसको ऑन नहीं कर दिया। अगर हमने उसको ऑन कर दिया तो इस पॉइंट पर कंडक्शन जो है वो अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव पीक है वो अब इस ब्रांच के अंदर आ गई है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अब T3 से गुजरकर लोड को दोबारा से एनर्जाइज करेगी, इंडक्टर दोबारा से एनर्जाइज होगा क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो अब गिर चुका है इंडक्टर का, तो इसलिए वो एनर्जाइज होगा और जो सप्लाई है वो T4 में से होकर इस तरह से सोर्स की तरफ ट्रेवल करेगी और IS जो सोर्स करंट है वो भी अब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, ये नोट करनी है पॉइंट कि अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक जो थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 जो है ये कंडक्शन करेंगे। तो इसी तरह से जब पाई प्लस अल्फा से आगे जो है नेक्स्ट वैल्यू तक थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 है वो कंडक्शन में आ जाएंगे कि एट पाई प्लस अल्फा हम जो है वो अब उसकी वर्किंग देखते हैं। और ये जो मैंने करंट ड्रॉ किया है
इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हम अल्फा 2 पर आ गए, क्योंकि अल्फा 2 जो है वो अल्फा है डिले एंगल जो कि दूसरे थायरिस्टर्स के लिए है। तो हम जो है वो इसको इरेज कर देते हैं, ताकि सेकंड जो साइकिल है उसके लिए हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये पॉइंट भी मैंने इरेज, ये भी ग्राफ से इरेज और ये भी इरेज। तो अगर आप ये देखें कि जो पॉइंट हमने यहाँ स्टडी किया था कि इंडक्टर की जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तो जिसकी वजह से कंटिन्यूटी में एक नेगेटिव सिग्नल आ गया, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है उसकी पोलरिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि वो एज अ सोर्स काम कर रहा है। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वी नॉट है वो भी नेगेटिव हो गया। तो ये जो पार्ट है ये उस वक्त का पार्ट है जब T3 और T4 को हमने ऑफ किया, यानी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में इसलिए चले गया क्योंकि इंडक्टर यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इंडक्टर एनर्जी रिलीज करने की वजह से जो वी नॉट है वो अब नेगेटिव हो चुका है। और इस अल्फा पर जो थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 है उनको फायर किया गया, तो जिसकी वजह से अब ये नेक्स्ट कंडक्शन हो रही है, और अप टू हमें जो वोल्टेज मिलेगा वी नॉट अल्फा टू पाई पॉजिटिव मिलेगा, और पाई टू पाई प्लस अल्फा जो है वो ड्यू टू इंडक्टर जो बैक ईएमएफ स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से नेगेटिव वी नॉट हमें मिलेगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एट पाई प्लस अल्फा क्या होगा जब एट पाई प्लस अल्फा फायर गया ये नेगेटिव पीक है सोर्स की, तो इसलिए यहाँ पे तो नेगेटिव पीक आ रही है और यहाँ पे अब पॉजिटिव पीक आ रही है। और पॉजिटिव पीक पर हमने जो उसको फायरिंग एंगल दिया वो अल्फा 2 है, और अल्फा 2 में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो अल्फा 2 T4 को और T3 को जैसे ही हमने दिया तो एट सम एंगल, यानी लेट से यहाँ पर तो ये 90 डिग्री है हाफ, तो 60 डिग्री पर हमने इसको फायर किया यहाँ पे, तो जो अल्फा 1 है वही अल्फा 2 भी होगा। अच्छा, अल्फा 2 की जगह हम जो अल्फा 2 है वो बराबर है एक्चुअली पाई प्लस अल्फा के, ठीक है, पाई प्लस अल्फा के बराबर है, क्योंकि मैं बार बार जो अल्फा 2 कह रहा हूँ अल्फा 2 का मतलब है कि वो इस पूरे यानी पाई प्लस अल्फा के बराबर है अल्फा 2, ठीक है। इसको मतलब सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये किया है, और हम ज़्यादा इसको आसान करना चाहते हैं तो वो है अल्फ़ा, और अल्फ़ा ही पाई में ऐड करके, तो कांस्टेंट जो 60 डिग्री है वो हर दफ़ा हमें हर साइकिल पे देना है। जैसे ये 2 पाई है तो इसमें भी हम अल्फ़ा को ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो वापस से इरेज करके सिंपल हम जो है वो अल्फ़ा ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा हर ड्यूरेशन के बाद उसको हम एडअप करते चले जाएंगे इसमें, तो इस तरह से इसको समझना आसान होगा। तो अल्फ़ा 2 मैं यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं सिंपली अल्फ़ा ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो फायरिंग एंगल है ये पाई प्लस अल्फ़ा, तो मैं इसको पाई प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ। तो पाई प्लस अल्फ़ा पे हमने इसकी जो गेट है उसको फायर किया। तो अब जो सप्लाई है वो यहाँ से, अब जो आई एस है वो करंट अब यहाँ से फ्लो करेगा और T3 में से होता हुआ लोड में से गुजरेगा, और जो T4 है T4 में से ये फ्लो करेगा, और इस तरह से ये सप्लाई अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगी इस पॉइंट तक आके। और आई एस की जो डायरेक्शन है वो अब रिवर्स हो गई है, पहले पॉजिटिव थी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर ये जो आपको आई ए गिवन है ये एक्चुअली सोर्स जो करंट है उसके लिए गिवन है, और ये आई ए नहीं है, ये आई एस कह लें आप इसे, ठीक है, ये आई एस है, और ये नेगेटिव बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कि फर्स्ट साइकिल में ये पॉजिटिव था फिर सेकंड में जो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि जैसी नेगेटिव पीक आएगी तो जो है वो अब करंट जो है वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। मगर करंट की जो डायरेक्शन है, जो आउटपुट करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, मगर सोर्स करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। तो ये हमारा आई नॉट है ये, ठीक है। अब ये कंडक्शन होती रहेगी यहाँ से यहाँ तक, और जैसी ये 2 पाई पर पहुंचेगा ज़ीरो होगी इसकी वैल्यू, तो उस वक्त इंडक्टर की जो एनर्जी है अब वो स्टार्ट होगी जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको पर्पल कलर से शो कर रहा हूँ, या ब्लू कलर भी हम ले सकते हैं, लाइट ब्लू। तो जो इंडक्टर है पहले मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रीन कलर पे
ग्रीन कलर पे जो वैल्यू थी इंडक्टर की, जो पोलरिटी है वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये तो वी नॉट की पोलरिटी हो गई प्लस और माइनस। जैसी 2 पाई पर ज़ीरो होगी वैल्यू सोर्स सिग्नल की, तो इंडक्टर उस वक्त अपनी पोलरिटी को रिवर्स करेगा और बैक ईएमएफ जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अब यहाँ से ट्रेवल करेगी और उसकी डायरेक्शन सेम होगी करंट की, और वो अगेन फ्लो करेगा, T4 में से गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ सप्लाई में से होता हुआ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये लूप इसी तरह से बन रहा है, और यहाँ से गुजरता हुआ ये जंप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कहीं शॉर्ट नहीं होगा ये, और T3 में से ही गुजरना है, क्योंकि यही दोनों ऑन हैं इस वक्त। ठीक है, तो इस वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो करंट जो है वो फ्लो करेगा IEMF। तो सेकंड केस में जो IEMF है उसकी डायरेक्शन की वजह से जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो जो है वो सेम है, और बट जो पोलरिटी वोल्टेज की है वो रिवर्स हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगेन जो 2 पाई के बाद आपको वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज नज़र आ रहा है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव उसमें नेगेटिव साइड पर नेगेटिव पीक नज़र आ रही है। तो जिसकी वजह से अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुका है, जबकि करंट जो है वो रिमेन सेम है। तो इस वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वर्क कर रहा है। पहले मोड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहा था ये कन्वर्टर, और दूसरे सेकंड मोड के अंदर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज DC वोल्टेज है वी नॉट वो नेगेटिव हो चुका है। मगर करंट की डायरेक्शन आप देखें, चाहे कोई सा भी मोड ऑफ ऑपरेशन है उसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, और इस तरह से ये वर्किंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड की वजह से जो करंट आउटपुट करंट जो फ्लो कर रहा है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि किसी भी आप एंगल पर देख लें, यहाँ पे देयर इज अ सप्लाई, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टिव की रिएक्टेंस की वजह से हो, जो कि बैक ईएमएफ होती है, इंड्यूस वोल्टेज होते हैं, इंड्यूस ईएमएफ होती है उसकी वजह से हो स्टोर्ड एनर्जी, या फिर सप्लाई की वजह से हो, तो यहाँ पे कंटिन्यूस आपको एक करंट जो है वो फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ये आइडियल केस है इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन लिए, और हाई वैल्यू जो इंडक्टर की है वो मतलब कंटिन्यूटी जनरेट कर देती है पल्सेटिंग DC के अंदर। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि इस जो कन्वर्टर है इसके अंदर से हम ये नेगेटिव पार्ट जो है वो ख़त्म कर दें, तो सिंपली हमें यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करना है। चले मैं यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर उसका बिहेवियर वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो मैं पर्पल कलर, और यहाँ पे जैसे ही हम ये डायोड, एक फ्री व्हीलिंग डायोड जो कि इंडक्टर की इस स्टोर्ड एनर्जी उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें कनेक्ट करेंगे, जो कि ये डायोड है, और इसको मैं DM कह रहा हूँ, जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड है। ठीक है, अब जो भी इंडक्टर की जब भी इंड्यूस एनर्जी होगी इंड्यूस EMF की वजह से, तो जो भी वो सप्लाई है उस वक्त वो इस डायोड से कनेक्ट होगी और वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो डायोड है वो लो रेजिस्टिव पाथ है, और एज़ कम्पेयर टू दी जो ब्रिज है, तो सारी एनर्जी यहाँ स्टोर होती रहेगी, और जो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड होगा लोड का जब इंडक्टर अपनी एनर्जी को सप्लाई कर रहा होगा, तो वो जो पैरेलल वोल्टेज डायोड के अक्रॉस होंगे V0, वही इस लोड के अक्रॉस भी होंगे, क्योंकि पैरेलल में जो है वो डायोड कनेक्ट हो गया, तो जो ड्रॉप इस पे आ रहा होगा वो इन दोनों पे भी आ रहा होगा। पैरेलल ब्रांच के अंदर यही फ़ायदा है, तो जिसकी वजह से वो नेग्लिजिबल होगा, तो उस वक्त जो वोल्टेज है नेगेटिव पार्ट वो जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये सर्किट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है VDC, वो उसका कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है कि अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा, और इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये बराबर होगी। तो आउटपुट DC वोल्टेज कभी भी कैलकुलेट करना हो, जो फुल वेव जो फुल कंट्रोल्ड जो कन्वर्टर है या रेक्टिफायर है विद हाईली इंडक्टिव लोड, तो उसका फार्मूला ये है, और RMS वैल्यू का ये है। जो एवरेज वैल्यू होती है कन्वर्टर की,
वो एक्चुअल जो पीक एम्पलीट्यूड है सोर्स का उसके 70% पर होती है वो, ठीक है। और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 63% पे होती है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया। असल में जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू कम होती है, मगर वो एक्चुअली 50 पे नहीं होती, वो 63% होती है। और जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, वो एम्पलीट्यूड के 70.7% के बराबर होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कन्वर्टर हमें नज़र आ रहा है वो ड्यूअल कन्वर्टर है और फुल कंट्रोल्ड फुल वेव ड्यूअल कन्वर्टर है ये कन्वर्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हमें काम करना है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये अभी सीखा है कि ये फुल जो कंट्रोल्ड कन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, इसका फ़ायदा यह है कि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है, टू क्वाड्रेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरह से इसी कन्वर्टर को हमने डायरेक्शन जो है उसकी रिवर्स करके हमने जो है वो इंडक्टिव लोड से कनेक्ट कर दिया है। तो जिसकी वजह से जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसको एक्टिवेट करने की वजह से जब भी करंट फ्लो होगा वो इस यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा। मैं इसको वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ, ये रेड कलर है, ठीक है। तो जो यहाँ करंट फ्लो करेगा I01 कह लेते हैं उसे, I02 इसको कह लेते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम I01 कह देते हैं। तो जब भी ये वाला कन्वर्टर एक्टिवेट हो यानी कन्वर्टर 2, तो I0 जो 2 है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट नेगेटिव होने की वजह से जो क्वाड्रेंट है हमारा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, जो I जो है वो यहाँ पॉजिटिव है और I जो है वो यहाँ नेगेटिव है। तो वोल्टेज ऊपर पॉजिटिव है और वोल्टेज जो है वो नीचे नेगेटिव है। ड्यू टू इंडक्टिव लोड तो वोल्टेज जो है वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट होते रहते हैं, मगर जो फर्स्ट कन्वर्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो जिसकी वजह से राइट साइड पे जो एरिया है वो कवर होगा क्वाड्रेंट्स के अंदर। जबकि कन्वर्टर 2 जब हम एक्टिवेट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन अब नेगेटिव हो गई है, तो करंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्टर 2 जो है वो इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर वर्क करेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टू कन्वर्टर है, C2 लिख रहा हूँ मैं, और जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर C1 जो है वो कन्वर्टर वर्क करेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसकी वाइडली जो एप्लीकेशंस हैं वो डीसी ड्राइव्स के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे मोटर जनरेटर का फिनोमेना कर रही हो, चाहे मोटर को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना हो, चाहे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना हो, तो सारे काम जो है वो हम इससे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है, सिंगल फेस डुअल कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ टू सिंगल फेस, यानी दो सिंगल फेस की मदद से हमने इसको बनाया है, दो सिंगल फेस कन्वर्टर्स की वजह से। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और सिंपल यहाँ पे इंडक्टिव लोड हमने नहीं, इंडक्टिव लोड के साथ हमने कोई फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो ऑब्वियस सी बात है कि जब कन्वर्टर 1 एक्टिवेट होगा तो इसकी वेव फॉर्म जो है वो बिल्कुल वैसी होगी जो हमने प्रीवियस अभी स्लाइड के अंदर देखा था कि जो सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर है उसकी वेव फॉर्म ये चल रही है। जब कन्वर्टर 1 एक्टिवेट होगा तो V0 जो है वो इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। और करंट जो है वो कंटिन्यूस होगा, मगर I01 जो है वो पॉजिटिव होगा। जब कन्वर्टर 2 रिवर्स डायरेक्शन में हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसको भी समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके वेव फॉर्म जो शेप्स वगैरह हैं वो इसी की तरह होंगे, मगर वो थोड़े इन्वर्टेड होंगे, क्योंकि V01 जो है ड्यूल कन्वर्टर के अंदर V01 की वैल्यू जो है वो V02 के बराबर है, सिर्फ फर्क उसकी डायरेक्शन का है। तो माइनस V02 इज इक्वल टू V01, ठीक है। तो अब हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। तो ये फोर फोर क्वाड्रेंट जो है ये फंक्शन है और इसके अंदर ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। ये V01 जो है वो वोल्टेज है जब कन्वर्टर 1 एक्टिवेट हुआ और वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपीयर हो रहे हैं,
और करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको पता ही है कि पॉजिटिव होगी और कंटिन्यूस, और एक में नेगेटिव होगी और वो भी कंटिन्यूस करंट होगा। इसी तरह से जब कन्वर्टर 2 हम एक्टिवेट करेंगे तो कन्वर्टर 2 का सिर्फ जो है वो पाई माइनस अल्फा 1 के बाद जो है वो एक्टिवेट होगा, और सिंपली जो है वो जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है उसको आप फ्लिप कर दें इस तरफ, तो कंप्लीट जो वेव फॉर्म है वो इसी तरह इस शेप में आ जाएगी। यानी ये वाला जो पार्ट है, और इसको आप देखना शुरू करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप इसको इस तरह से फ्लिप कर दें, क्योंकि जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो गई, तो इसलिए जो पॉजिटिव है अब वो नेगेटिव एक्सिस बन गया है। तो नेगेटिव एक्सिस को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो इसी तरह से प्लॉट होगा, ठीक है, जबकि इनका शेप जो है वो सेम है, बस फ्लिप हुआ है। अब ये वी आर टी है जो कि वी नॉट वन और माइनस ऑफ वी नॉट टू है। ये क्या चीज़ है? सिंपली वी नॉट वन और वी नॉट टू का जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो नीचे आएगा। वो किस तरह से आएगा? इक्वेशन हमारे पास है कि वी आर टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वन। अब वी नॉट वन जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है, अगर हम इसको देखें, इस पार्ट को देखें खाली, तो वी नॉट वन जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसे कि इस पार्ट के अंदर जो वी नॉट है वो क्या है? वी नॉट जो है वो माइनस वी नॉट है, ठीक है, वेरिएबल। इसी तरह से इसी पार्ट के अंदर आप देखें कि इसकी वैल्यू वी नॉट टू की वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव है, तो वी नॉट की वैल्यू इस ब्रांच तक, इस पार्ट तक जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव वी नॉट है, इसकी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के जब हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो सिंपली हमें समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू किस तरह से आई है, कि वी नॉट वन की वैल्यू तो माइनस वी नॉट है, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं फॉर्मूले का कि वी नॉट टू की वैल्यू तो वो पॉजिटिव है, तो वो एज इट इज आ जाएगी। तो वी नॉट टू और वी नॉट वन जो है वो दोनों में आपस में एडअप हो जाएंगे और रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आपको आउटपुट वोल्टेज नज़र आ रहा है। इसी तरह से जहाँ पर पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जहाँ नेगेटिव होगी वहाँ नेगेटिव हो जाएगी। और इस एरिया के अंदर जहाँ पे दोनों के दोनों, जैसे इस एरिया की अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस होके आइडियली हम केस को कंसीडर कर रहे हैं, कोई लॉसेस नहीं है, इंडक्टिव लॉस वगैरह सबको हमने नेगलेक्ट कर दिया, और आइडियली हमने वैल्यूज वी नॉट वन वी नॉट टू की बराबर कंसीडर करी हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे आप देखें कि वी डी सी वन और वी डी सी टू क्या चीज़ है, कि एवरेज वोल्टेज है कन्वर्टर वन और कन्वर्टर टू का। तो दोनों में अल्फ़ा वन है और अल्फ़ा टू है। अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू का दोनों का जो समेशन है वो बराबर होगा पाई के, या पाई माइनस आप अल्फ़ा वन कर लें तो अल्फ़ा टू जो है वो कन्वर्टर टू की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से जो दोनों वोल्टेजेस हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो वी डी सी वन बराबर है वी डी सी टू नेगेटिव के, और कॉस अल्फ़ा टू बराबर है कॉस अल्फ़ा वन के मगर नेगेटिव। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन का फ़र्क है तो यहाँ पे भी डायरेक्शन का फ़र्क है, ठीक है, कि आउट ऑफ फेज है ना ये, तो इसलिए हम यहाँ, और नेगेटिव टाइम्स है, तो इसी तरह से ये बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फ़ा वन के, ठीक है। और कॉस अल्फ़ा माइनस मतलब पाई माइनस अल्फ़ा वन कहाँ से आया? अल्फ़ा टू के अंदर जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा वन बन जाएगा ये। तो इस तरह से आप ये इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेशन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं थ्री फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स। थ्री फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं और इनका एवरेज जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेस, तो जिसकी वजह से इनको वाइडली यूज़ किया। द फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट रिपल वोल्टेजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं थ्री फेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेस। इसी की वजह से जो फिल्टर्स हैं, जो रिपल फैक्टर रिपल्स को रिमूव करने के लिए तो लो वैल्यू स्मॉलर फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं और उनकी कॉस्ट भी कम होती है, तो इसलिए थ्री फेस को ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। थ्री फेस रेक्टिफायर्स आर extensively used in high power industrial application including variable speed motor drives। तो थ्री फेस जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, थ्री फेस कन्वर्टर कह लें आप, इसी तरह उनमें
रेक्टिफायर भी हैं और इन्वर्टर्स भी हैं। तो ये वाइडली यूज़ होते हैं, जो एसी मोटर्स हैं उनकी स्पीड को और उनके टॉर्क को, उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो सबसे पहली एग्जांपल है वो हाफ वेव 3 फेस कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसके अंदर 3 थायरिस्टर्स को यूज़ किया गया और इस स्टार कनेक्शन जो है ये हमारी सप्लाई है और इन तीनों पॉइंट्स को, जो तीनों फेजेस हैं, उनको नाम दिया गया है ए फेज़ ए यानी ए टर्मिनल और बी और ये सी है, ठीक है। और ये जो कॉमन है इनका सबका वो न्यूट्रल है। तो जो फेज़ वोल्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम काम किस तरह से करता है। थ्री फेज सिस्टम काम इस तरह से करता है कि तीनों फेजेस की जो साइन वेव होती है वो एक दूसरे से 120 डिग्री शिफ्ट होती है। शिफ्टिंग के बाद वो स्टार्ट होती है 120 डिग्री डिले के बाद। तो हमें ये देखना होता है कि जब भी जो थायरिस्टर हम जो है उसको ऑन करेंगे तो जो करंट है वो गुजरेगा तो इन तीनों में से यहाँ से, तो जो फेज लीडिंग पोजीशन पर होगा उसका जो करंट है वो फ्लो करेगा उस फेज से लोड के थ्रू और उस फेज में ट्रेवल करेगा जो कि, सॉरी यहाँ पे तो सिंगली जो थायरिस्टर है वो हमने यूज़ करें, तो इसलिए जो बस हमें ये देखना है कि जो भी हमने थायरिस्टर फायर किया है तो उसमें से करंट जो है वो फ्लो करेगा और वो न्यूट्रल से मतलब साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये कन्वर्टर है, इसलिए कि इसमें जो वोल्टेज है वो भी क्या कहते हैं पॉजिटिव रहेंगे और जो करंट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर हम प्योर रेजिस्टिव लोड अगर हम यूज़ करते हैं तो वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर हमने इंडक्टिव लोड यूज़ किया तो इंडक्टिव लोड की वजह से वी नॉट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करेंगे। अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे इसी डायग्राम के अंदर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये डिपेंड करता है लोड पर। अगर इंडक्टिव लोड है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट यानी टू क्वाड्रेंट जो है ये कन्वर्टर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर IT1 का मतलब है कि थायरिस्टर 1 में से करंट फ्लो कर रहा है, IT2 का मतलब है कि थायरिस्टर 2 से फ्लो कर रहा है, IT3 का मतलब है थायरिस्टर 3 से होता हुआ और करंट जो एक्चुअल मिल रहा है लोड को वो I0 है या IA कह लें हम। इसी तरह से जो V0 है वो आउटपुट वोल्टेज है। अब इसकी वेवफॉर्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कलर्स। जैसे ये जो है ये VAN, ये हमारा फर्स्ट फेज है जो कि टर्मिनल ए से होता हुआ गुजर रहा है आगे, ठीक है। और इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है ये कंफ्यूज करेगा हमें। और एक और कलर मैं यूज़ करूँगा जो कि होगा ब्लू कलर, और ब्लू कलर जो है वो सेकंड फेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और ये कंटिन्यूसली दोनों आपस में फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी वैल्यू जो है वो हम कनेक्ट करेंगे ये ग्रीन कलर, और ये तीसरा फेज़ जो है वो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और ये हाईलाइट कर दिया मैंने और ये आगे यहाँ तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब जिस स्पैन पर असल में ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने π/6 यानी 30 डिग्री पर हमें अल्फ़ा जो है वो यूज़ करना है। और 30 डिग्री का मतलब ही ये है, वैल्यू आपने कम इसलिए रखनी है क्योंकि आपको कंटिन्यूस करंट मिलेगा इसमें और एक क्योंकि ऑलवेज देयर इज़ अ वोल्टेज। तो एक फेस का जो वोल्टेज अगर वो डिक्रीज होता है तो दूसरा राइज कर जाता है, दूसरा डिक्रीज होता है तीसरा राइज कर जाता है, तो फिर जैसे ही तीसरा डिक्रीज करेगा तो फिर पहला वापस आ जाएगा। देखें आप यहाँ पे ऑल देयर आर वोल्टेजेस, ठीक है। तो देयर इज अ वोल्टेज पीक जब भी आप इसको कंसिडर करें, देखें आप यहाँ पे। तो हमने जो अल्फ़ा है वो शॉर्ट रखना है ताकि ओवरलैपिंग ना आ जाए। तो हमने अल्फ़ा जो है वो लेट्स से हम यहाँ 30 डिग्री अगर कंसीडर कर लें π/6, तो जैसे ही आपने इसको एंगल प्रोवाइड किया तो जो थायरिस्टर है
वो जो है कहाँ से कंडक्शन शुरू कर रहा है कि अगर इस पॉइंट से यहाँ तक आप देखें तो यहाँ पे जो है वो कंडक्शन शुरू कर दिए थायरिस्टर 1 ने। जो पहला वाला पार्ट है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। हम सिंपली ये देख लेते हैं कि ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा, ये थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो आउट हुई हुई है, मगर ये जो वैल्यू है, ये जो डैश लाइन है, ये एक्चुअली इसकी है। ये जो डैश लाइन है वो यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ आपको, ये रेड कलर ही मैं हाईलाइट करूंगा। तो ये एक्चुअली यहाँ तक है। ये थायरिस्टर 1 को हमने ऑन किया यहाँ पे, ठीक है। थायरिस्टर 1 जब ऑन होगा तो उस वक्त जो करंट फ्लो होगा वो एक्चुअली फेज ए से फ्लो होगा, और कहाँ पर जाएगा, वो सीधा जाएगा वो न्यूट्रल पर, ठीक है। और ये फिर उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे वो अप्लाई कर दिया है अल्लाह वाला करे आपका, कि जो एक और एंगल हमने अप्लाई किया है, तो फायरिंग एंगल की वजह से T2 जो है वो हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे सिंपली जो नेगेटिव वोल्टेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने ये जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ करी है वो हाईली इंडक्टिव लोड के लिए, क्योंकि जैसी डिले आता है एंगल का, फायरिंग एंगल का यानी अल्फा का, तो उस वक्त जो है वो इंडक्टर अपनी एनर्जी उसमें से गुजारना शुरू कर देता है और सेम डायरेक्शन में, मगर वोल्टेज जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो हमने अल्फा की वैल्यू जो है वो कम रखी है, इस वजह से आप देखेंगे जो नेगेटिव वोल्टेज है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली अगर इंडक्टिव लोड है तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दें तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव वोल्टेजेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियसली मैंने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा रेजिस्टिव लोड के अंदर काम करता है। अगर आप इस वेवफॉर्म को देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे इंडक्टिव लोड है और इंडक्टिव लोड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं। उसको उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो एट एवरी जो है वो 30 डिग्री जो भी है, तो वहाँ पे हम फायर कर रहे हैं और डिफरेंट जो थायरिस्टर्स हैं वो स्विच ऑन होते जा रहे हैं और जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। करंट देखें यहाँ पे कंटिन्यूस है, और ये थायरिस्टर जो है 1 का यहाँ पे बताया कि ये इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस ड्यूरेशन में करेगा जब थायरिस्टर 1 ऑन होगा, और जब थायरिस्टर 1 यहाँ पे ऑन होगा तो इसलिए थायरिस्टर 1, इसी तरह डिफरेंट जो थायरिस्टर्स हैं उनमें भी करंट उस वक्त फ्लो होगा जब वो उनको फायर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले हमने पाई/6 पे, पाई/6 के बाद जो है वो अल्फा हमने यूज़ किया, फिर अगेन जो अल्फा हमने यूज़ किया वो पाई के बाद जो वैल्यू है तो 5 पाई/6 प्लस अल्फा पर हमने अगेन एक और जो है उसको फायर किया है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें पाई/6 से प्लस अल्फा और 5 पाई/6 से प्लस अल्फा, ये क्या चीज़ है? तो आप देखें लोअर लिमिट जो करंट की है वो पाई/6 प्लस अल्फा है, और अपर लिमिट जो है 5 पाई/6 प्लस अल्फा है। तो वो लिमिट हमने यहाँ अप्लाई करी एवरेज फार्मूले में, और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास एवरेज डीसी वोल्टेज का यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हाफ कंट्रोल्ड थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हाफ वेव इसलिए बोला है क्योंकि इसमें सिंगल ट्रांसफर हमने यूज़ किया, अगर हम ट्रांसफर का पेयर यूज़ करेंगे तो वो फुल वेव जो है कंट्रोल रेक्टिफायर बन जाएगा। सही है। और सेकंड आप यहाँ पे अगर कंसीडर करें कि जब सेकंड फेज लीडिंग पोजीशन पर आता है तो उसके बाद ही जो है वो पॉइंट डिटेक्ट करने के बाद ही जो है वो अल्फा हमने इतना रखा है कि वो थायरिस्टर 2 उस वक्त फायर होता है जब उसका पर्टिकुलर या कंसर्न जो फेज है वो लीडिंग पोजीशन पर आ जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हाफ वेव कंट्रोल के अंदर यही प्रॉब्लम है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें ज़्यादा रखना होती है और हमें वेट करना होता है, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यूस, अभी आरएमएस जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फार्मूला जो है वो यहाँ से ड्राइव किया है, और सिंपली जो है वो ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे हम सेमी कन्वर्टर की तरफ आ गए। सेमी कन्वर्टर के अंदर हमने 6 डायोड्स मतलब 6 डिवाइसेस यूज़ करी, जिनमें 3 तो डायोड्स हैं और 3 जो हैं वो क्या कहते हैं थायरिस्टर्स हैं, और हाईली इंडक्टिव लोड है। और यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड भी हमने कनेक्ट, इस फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से
जो नेगेटिव वोल्टेज है वो ख़त्म कर दिया हमने और फुल पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव वेव यानी पॉजिटिव पीक वाला हमने एक कन्वर्टर जो है वो डिज़ाइन किया, रेक्टिफायर, जो कि पॉजिटिव वोल्टेजेस जो कि वी नॉट आप कहते हैं आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि डायोड की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टर इंडक्टर बैक ईएमएफ वो हमने कैंसिल कर दिया है और वो ज़ीरो ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब थायरिस्टर 1 जो है वो कंडक्शन करेगा तो डायोड 1 में से जो है वो सप्लाई, अच्छा डायोड 1 में से होगी या डायोड 3 में से होगी, ये आपको वेव फॉर्म देख के पता चलेगा। कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे देखते हैं, क्योंकि शुरू वाली जो वैल्यू है ना वो हम अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो पहला फायरिंग एंगल हमें जो मिला है वो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो अल्फा है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू अल्फा, ठीक है। और ये वैल्यू बनती है पाई/6 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर जैसे ही इसको फायर किया गया तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फेज, जैसे VAN फेज 1 जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है, तो इसकी वजह से थायरिस्टर 1 को हमें फायर करना पड़ेगा। अब उसके साथ डायोड 1 जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कंडक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो साइकिल जो कंप्लीट होगा लोड में से गुजर के, वो होगा उस फेज में से जिसके वोल्टेजेस जो है वो सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं, नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है वो यहाँ पर VCN है। तो VCN क्या चीज़ है? VCN जो है वो आपका थर्ड फेज है, जो कि डायोड 1 से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए जो सप्लाई गुजरेगी वो थायरिस्टर 1 में से होती हुई वो इस तरह से फ्लो करेगी। मैं इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये जो IS है वो गुजरेगा, ये IA नहीं है, इसको IS कर लें, ये मिस्टेक है इसमें। और ये करंट इसमें से फ्लो करेगा, इंडक्टिव लोड में से होता हुआ जाएगा और डायोड में से होता हुआ सीधा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट फ्लो होता रहेगा। तो लीडिंग पोजीशन पर फेज ए है और फेज सी जो है वो लैगिंग पोजीशन पर है, जिसकी वजह से करंट उसमें से सिंक होगा, और जो टर्मिनल बी है वो ज़ीरो पोजीशन पर है, ठीक है। सेम जैसी यहाँ पर अब इन दोनों वोल्टेजेस यानी इन दोनों वोल्टेजेस की बात हो रही है, तो VAN और VCN, तो जो वोल्टेज है वो आपको सिर्फ जो आपको एनवलप मिलेगा आउटपुट वोल्टेज का वो इसी ड्यूरेशन के अंदर मिलेगा। तो आप देखेंगे जो शेप है वो यहाँ से यहाँ तक वो इसी एनवलप की आ रही है। अगर आप इसको अंदर भी फिल कर लें तो ये बिल्कुल वैसे ही एरोज बन जाएंगे जो ऊपर हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड, अगेन यहाँ पे हमने जो अल्फा है, अब अल्फा जो है वो हमने कुछ वैल्यू के बाद जो है वो हमने यूज़ किया, जैसे 5 पाई/6 प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा मिला है किसको? थायरिस्टर 2 को, ठीक है। अब थायरिस्टर 2 को ही क्यों मिला है? क्योंकि अब लीडिंग पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जो फेज वोल्टेज है वो फेज भी है, मगर उससे पहले ये जो DM लिखा है ना, DM का मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन के अंदर अभी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, वो गुजर चुके हैं थायरिस्टर 1 से। अब थायरिस्टर 1 का जो वोल्टेज था फेज 1 वो VAN अब नेगेटिव पे आ गया, तो इसलिए वो रिवर्स बायस में हो गया। तो उस वक्त जो है थायरिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो इंडक्टिव लोड की वजह से करना चाहिए उसे, ठीक है। मगर जो डायोड है हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया, वो लगाया इसलिए कि जो भी बैक EMF है वो डायोड के थ्रू जो है वो सप्लाई हो लोड को और अपनी एनर्जी को वो ज़ाया कर दे, ना कि वो थायरिस्टर में से गुजरना शुरू हो जाए। तो थायरिस्टर जो है वो फौरन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो अब नेगेटिव वोल्टेज आ गए, तो वो उसमें से कंडक्शन नहीं होगी। तो जिसकी वजह से अगेन हमें एक फायरिंग एंगल चाहिए अल्फा, ताकि जो फेज बी जब पॉजिटिव हुआ है तो उस वक्त तो लीडिंग पोजीशन पर जो फेज है वो फेज बी है। तो इसलिए हमें थायरिस्टर 2 ही ऑन करना होगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव पीक के लिए जो थायरिस्टर हमने कनेक्ट किए हैं वो है T1, T2 और T3। तो जो पॉजिटिव पीक है वो फेज 2 के साथ सिर्फ थायरिस्टर 2 में से ही करंट गुजरेगा, तो इसलिए थायरिस्टर 2 को हमें उस वक्त फायर करना होगा, ठीक है। और करंट जो है वो अब यहाँ से गुजरना शुरू होगा, तो मैं इसके लिए
एक कलर अलग से यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन कलर। और अब जो करंट है वो यहाँ से गुजरेगा, इस पॉइंट बी से गुजरता हुआ थायरिस्टर 2 में से जाएगा, और थायरिस्टर 2 में से होता हुआ ये सीधा लोड को, ठीक है, सप्लाई देगा करंट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जब थायरिस्टर 2 ऑन हुआ है तो उसके साथ लैगिंग सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज कौन से हैं, वो ये वाले वोल्टेज हैं जो कि फेज 1 है, फेज ए। तो फेज ए के साथ, यानी जब हम यहाँ से इसको करंट को कंटिन्यू करेंगे तो अब करंट इस पॉइंट पर आके ये देखेगा कि उसको जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज है वो कहाँ मिल रहे हैं, ताकि वो जो है सिंक करे उस पॉइंट पर। तो फेज 2 के साथ जो है वो डायोड 3 कनेक्टेड है, तो इसलिए ये करंट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ आएगा और डायोड 3 के थ्रू होता हुआ और सिंक कर जाएगा, क्योंकि ये जो बी जो है इस वक्त लैगिंग पोजीशन पर है। सॉरी, मैंने जो है वो गलती कर दी, वो डायोड 2 होना चाहिए था यहाँ पे। सॉरी, ये गलती है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ से ये डायोड 2 में से होता हुआ जाएगा, क्योंकि फेज 1 जो है वो अब सिंक पॉइंट बना हुआ है, ना कि फेज 2, क्योंकि फेज 2 तो सोर्स बना हुआ है। तो ये ए पॉइंट पर आके साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा और इस तरह से कंटिन्यूसली करंट जो है वो यहाँ से ट्रैवल करता जाएगा और ये अपना काम कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, सोर्स जो है वो फेज बी है, तो यानी फेज 2 है, और वहां से करंट जाएगा लोड में से होता हुआ और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त जो है यहाँ पे जो एनवलप बनेगा वो ग्रीन कलर का बनेगा, और वो ग्रीन कलर का जो एनवलप है ये हमें बता रहा है कि थायरिस्टर 2 और डायोड 2 जो है ये कंडक्शन मोड में है। तो इसी तरह से ये जो वोल्टेज है ये ड्यू टू फेज 2 है, जो फेज बी है, जिसको हम वी बी एन माइनस वी ए एन कहेंगे। तो वोल्टेज जो है वो वी बी ए कहलाएगा ये, क्योंकि बी का मतलब है लीडिंग पोजीशन पर फेज बी है यानी फेज 2 है, और लैगिंग पर नेगेटिव वोल्टेज जो है वो फेज 1 है जो कि वी बी ए है। ठीक है, इसी तरह से जो वी सी बी का मतलब है कि लीडिंग पोजीशन पर फेज सी है और या फेज 3, और लैगिंग पोजीशन पर फेज बी है और या फेज 2 आप कह लें, तो वी सी बी इस तरह से निकलेगा। तो सेम जो है ये प्रोसीजर यहाँ पे होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे तीनों जो डायोड्स हैं उनका करंट यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी उसको फायर करेंगे उसी वक्त उसमें से करंट फ्लो करेगा, वरना उसमें से फ्लो नहीं करेगा करंट। ठीक है, और ये जो पोजीशन है वो अब आपको समझ में आ जाएगी देखकर कि एक्चुअली जो फेज ए है वो तो मिडिल पोजीशन पर है, जो फेज सी है वो लीडिंग पोजीशन पर है इस पॉइंट के अंदर। तो जो एनवलप बनेगा वो वी सी से लेकर बी तक का बनेगा, क्योंकि बी जो है वो नेगेटिव पोजीशन पर है, तो वी सी बी जो है वो इस एनवलप के मौके पे जो है वो हम बात करेंगे। अगर हम ये इक्वेशन यहाँ पे राइट करना चाहें तो वो बनेगी कि लीडिंग पोजीशन पर सी है, तो वी सी बी ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ जो है वो अगेन हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट में जो है वो वी सी बी से स्टार्ट हुआ था, फिर वो वी ए सी बना, फिर वो वी बी ए बना, फिर वी सी बी बना, और इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली जो सप्लाई वोल्टेज है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी वजह से जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी ऑल्टरनेटिंग है, और कंटिन्यूसली जो है वो करंट जो है वो चेंज हो रहा है तीनों फेजेस में से। तो यहाँ पे एक करंट को हमने शो किया है और अल्फा जो है वो 90 डिग्री रखा है। तो इसी तरह जो सेकंड वाइंडिंग है उसमें से जब करंट है तो वो एक वक्त आएगा उसमें से रिवर्स भी होगा। कहीं वो कभी वो फेज ए जो है वो सोर्सिंग करता है, जैसे फेज ए यहाँ पे सोर्स कर रहा है और फेज ए यहाँ पे सिंक कर रहा है, तो जो सोर्स करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। अब यहाँ सिंक होगा तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और यहाँ पे फेज ए जो है वो सोर्सिंग कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड हो जाएगी। तो इसलिए जो है फेज ए का जो करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये जो फेज ए है वो इस पोजीशन पर नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो सिंकिंग पोजीशन पर फेज ए इस डोमेन में, तो इसी वजह से इस एरिया के अंदर आप देखें जो करंट है वो नेगेटिव हो गया, और जहाँ पे जो फेज ए सोर्सिंग कर रहा है
तो उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये जो करंट है वो पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो एवरेज वोल्टेज है वो उसके लिए आप देख लें कि अल्फ़ा जो है वो कब अप्लाई किया गया है। तो पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा से 7 पाई बाय 6। तो आप देखें कि जो करंट है वो पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा से लेकर 7 पाई बाय 6 तक जो है वो जो सोर्स करंट है वो फ्लो करा है उसने। और जब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वही हो जाएंगे, और आरएमएस जो वोल्टेज है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बाय पार्ट्स आप इस पे अप्लाई करते हैं। तो वो जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, वो आप देख लें, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा कि बाय पार्ट्स किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू बताइए कि भाई अल्फ़ा जो है वो पाई बाय 3 यानी 60, 0 से 60 तक आप उसकी वैल्यू रखेंगे। तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो आप जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा और पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा एक 5 पाई बाय 6 अल्फ़ा है। ठीक है, तो 5 पाई बाय 6 अल्फ़ा अगर आप देखें तो 5 बाय 6 प्लस अल्फ़ा और पाई बाय अल्फ़ा, पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है आपके पास वो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 5 पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा और पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा, तो जो 7 पाई बाय 6 है वहाँ तक तो वोल्टेज आपके पास मौजूद है, और जो 7 पाई बाय 6 से लेकर 5 पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा तक जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो वो उस पार्ट को आप नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमने जो है, अच्छा यहाँ पे आपको जो करंट है उसमें डिसकंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही होगी, और जो आउटपुट करंट है जो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको जो करंट है वो तो आपको कॉन्स्टेंटली लोड को मिल रहा है। वो किस तरह से मिल रहा है कि ये जो पार्ट है जहाँ पे ज़ीरो आप वोल्टेज देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है उसके थ्रू जो करंट है बैक ईएमएफ जो स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर की वो इटसेल्फ अपने आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से इस ड्यूरेशन में जो है वो करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने करंट तो कंटिन्यूस करने की कोशिश करी है मगर वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, बस करंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आरएमएस वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वी एन अगर किसी को निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड के जो वोल्टेज है वो क्या कहते हैं वीडीसी को आप डिवाइड कर दें फ्री व्हीलिंग डायोड के वोल्टेज से, तो आपके पास जो 0.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जो है वो कॉस अल्फा वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जब आप डिवाइड करते हैं तो वो 0.5 टाइम्स 1 प्लस कॉस अल्फा के होते हैं, और वीडीएम जो है वो रिड्यूस कर देता है वोल्टेज। तो इसी तरह से आप आरएमएस वैल्यू जो है वो आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी आरएमएस वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस फॉर्मूले से, और ये आप डेरिवेशन परफॉर्म करें तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब फाइनली हम थ्री फेज फुल कन्वर्टर है उसको हम देख रहे हैं, जिसमें हमने 6 जो है सी आर्ट्स को हमने यूज़ किया है, और इस कन्वर्टर के अंदर अल्फ़ा जो है वो हमने 45 डिग्री रखा है ताकि हम कांस्टेंट करंट है उसको हम जनरेट कर सकें। और इसके अंदर जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो भी हमने ऐड किया है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज इसके अंदर मौजूद नहीं है। दिस विल मेक द आउटपुट वोल्टेज ओनली पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग है, क्योंकि हमने अल्फ़ा जो है वो शॉर्ट कर दिया 45 डिग्री, तो हर 45 डिग्री के बाद जो है वो एक एनवलप जो भी होगा उसका आउटपुट जो है वो वोल्टेज पे अपेयर हो जाएगा वी नॉट, और वीबीसी का मतलब है यहाँ पे जो लीडिंग वोल्टेज है वो जो है वो सेकंड फेज का है, और लैग जो है वो जो कर रहा है उस वक्त उस एनवलप के अंदर वो लैगिंग पोजीशन पर जो है वो सी वोल्टेज है, और सी जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो डायोड हमने थायरिस्टर हमने फायर किया एंगल, क्योंकि ये कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो इस वजह से जिस वक्त जो लैगिंग पोजीशन पर मौजूद है उस एनवलप को उस 45 डिग्री के लिए हमने जो है वो ब्रेक कर दिया है, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्फा, तो जो थायरिस्टर्स है उनमें से करंट जो है वो इस एनवलप में फ्लो होगा।
सेकंड जो एनवेलप है वो यहाँ से फ्लो होगा। अब अगर हम अल्फ़ा को देखें तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू जो 45 रखी है वो उस पॉइंट पर अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो वोल्टेजेस जो है इस पॉइंट पर लैग सोर्सिंग के लिए मिलेगा और सिंकिंग के लिए मिलेगा। तो सोर्स जो वोल्टेज है वो आपको इस पॉइंट पर आपको सिंगल एक फेज मिल रहा है, ठीक है, और जो कि वो ये वाला है, जो कि इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है। इसी तरह से जो नेगेटिव वोल्टेज है वो ये वाला फेज मिल रहा है इस लोकेशन पर। तो ये वाला जो फेज़ है वो फेज़ सी है, और ये वाला जो फेज़ जो चल रहा है इस वक्त यहाँ पे फेज़ बी चल रहा है। इसी तरह से अगर आप इस पोजीशन पर देखेंगे तो आपको एक ही फेज़ वोल्टेज लीडिंग पोजीशन में मिल रहा है, वो फेज़ ए है, और लैगिंग पोजीशन पे जो फेज़ मिल रहा है आपको वो जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है फेज़ बी, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से इस पोजीशन पर क्रॉस करके पहुँचा जहाँ पर आपने एग्जैक्टली जो है वो जहाँ पे आपने अल्फ़ा को यूज़ करके आपने थायरिस्टर को फायर किया। क्योंकि जो फेज़ बी है वो पहले से ही लैगिंग पोजीशन पर था, तो इस पॉइंट पर भी वही फेज़ जो है वो लैगिंग पोजीशन पर रहेगा, जबकि जो फेज़ यहाँ से ये वाला जो आ रहा था फेज़ सी वो लीडिंग पोजीशन पर था, तो इस पॉइंट पर जो है वो एग्जैक्टली वो लीडिंग पोजीशन पर ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू फेज़ बी। तो इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट पर अगेन देखें कि पहले से जो फेज़ लैगिंग पोजीशन पर था वो फेज़ सी था, और लीडिंग पोजीशन पर जो है वो फेज़ बी है, तो इस पोजीशन पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो वी बी सी मिलेगा। इसी तरह से आप आगे कंटिन्यूटी में यहाँ देखें कि लीडिंग पोजीशन पर जो फेज़ है वो फेज़ जो है वो यहाँ पर कौन सा है, फेज़ बी है इस पोजीशन में जो पहले से है, ठीक है, और जो फेज़ सी है वो तो एज़ कम्पेयर टू बी जो है वो लैगिंग पोजीशन पर था। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो ड्यू टू फेज बी, और कहाँ तक होंगे, यहाँ पे एक ही सिंगल आपको फेज नज़र आ रहा है जो कि फेज ए है, तो यहाँ पर वी बी ए आपको वोल्टेज मिलेंगे। तो इसी तरह से देखें आपको वी बी ए मिल रहा है, फिर यहाँ पर जो है वो वी सी ए मिल रहा है, क्योंकि जो फेज सी है वो लैगिंग पोजीशन पर था इस पॉइंट पर जहाँ पे आपने अल्फ़ा को यूज़ किया है 45, तो वहाँ पर भी वो लैगिंग होगा। तो और लीडिंग पोजीशन पर एक फेज़ है जो कि फेज़ हमारा आ रहा है फेज़ सी। तो फेज़ सी और फेज़ ए ये दोनों जो है वो इस पोजीशन पर आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो सिंगल एक फेज़ है वो फेज़ बी है, और यहाँ पे जो फेज़ जो पहले से लीडिंग पोजीशन मतलब फेज़ सी था तो वी सी बी आपको मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख लें कि टोटल जो आपको जो करंट मिल रहा है आई टी वन का, क्योंकि ड्यू टू फेज़ ए जो है वो कंडक्शन में है, तो थायरिस्टर वन जो है वो भी कंडक्शन में है, जिसकी वजह से यहाँ तक आपको जो आउटपुट करंट है आई टी वन वो आपको बार बार मिल रहा है, क्योंकि आपने जो फेज़ है मतलब जो अल्फ़ा है वो 45 डिग्री आपने यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार जो है वो फेज़ के हिसाब से उसको ट्रिगर करना पड़ रहा है, क्योंकि फेज़ ए जो है वो यहाँ पर भी लीडिंग पोजीशन पर है, यहाँ पर भी लीडिंग पोजीशन पर है, तो टी वन जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा पाई बाय सिक्स प्लस अल्फ़ा से लेके 5 पाई बाय 6 प्लस अल्फ़ा तक। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस पोजीशन पर आप देखेंगे तो थायरिस्टर जो फोर है वो ड्यू टू फेज़ जो आपका सी है उसकी वजह से वो ऑन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो है फेज़ बी है, ठीक है, और ये थायरिस्टर फोर है। थायरिस्टर फोर जो है वो यहाँ पे भी ऑन हुआ है, और थायरिस्टर फोर जो है वो यहाँ पर भी इस ड्यूरेशन में भी ऑन हुआ है, ठीक है। तो थायरिस्टर फोर जो है वो दोनों सिचुएशन में हमने ऑन किया है, और फेज़ बी जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है, जिसकी वजह से हमने उसको ऑन किया है। तो आपको जो कांस्टेंट करंट मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि जो फेज़ ए है वो लैगिंग पोजीशन पर है, लीडिंग पर नहीं है, ये लैगिंग पोजीशन पर है इस पॉइंट पर, और जिसकी वजह से जो थायरिस्टर फोर के अंदर से जो करंट गुजरेगा वो लैगिंग पोजीशन पर गुजरेगा। और आगे भी अगर आप फेज़ वन को देखेंगे तो वो भी लैगिंग पोजीशन पर है, यहाँ पर ऊपर वाले एनवेलप में अगर आप यानी फेज़ सी के मुकाबले में, तो जिसकी वजह से थायरिस्टर फोर जो है वो इस ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा, ठीक है।
और ये नीचे आपको जो एक फेस का जो है सप्लाई वोल्टेज, जब वो एज अ सोर्स काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव पीक अप्लाई कर रहा है। जब वो सिंक हो रहा है, सिंकिंग की तरफ यानी लैग कर रहा है फेज ए, तो उस वक्त नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्योंकि सेम पॉइंट जो है वो जब सोर्सिंग कर रहा है तो उस वक्त करंट जो है वो पॉइंट ए से लोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और जब वो एज अ सिंकिंग लैग कर रहा है तो उस वक्त जो करंट लोड से वो सिंक कर रहा है टूवर्ड्स दी पॉइंट ए। तो अब हम इनके एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस की जो वैल्यूज है उनको देखते हैं कि पाई बाय 6 प्लस अल्फा से लेके पाई बाय 2 प्लस अल्फा तक जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसको कैलकुलेट किया गया है। और उसमें जो सोर्स सिग्नल है उसकी वैल्यू उसके लिए स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और उसको कैलकुलेट किया है। तो आप यहाँ पे अगर लिमिट देखेंगे पाई बाय 6 प्लस अल्फा से पाई बाय 2 प्लस अल्फा तक, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी ए बी है, और जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो किसी भी लिमिट पर आप ये अप्लाई करें तो सेम वैल्यू आपके पास आएगी। आरएमएस वैल्यू के लिए इसी इसी फार्मूला का आप यूज़ करें, और इस पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 अप्लाई करें तो आरएमएस वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से ये आप जो एवरेज और आरएमएस वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री फेज फुल कन्वर्टर की।